अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप एक ऐसी वीडियो बना दें कि जिसमें कुछ एमसीक्यूज को करने की ट्रिक्स, शॉर्टकट्स या जनरल जो ट्रेंड फॉलो किया जाता है उस पे बात करें। ठीक है। तो मैंने आपको बताना ही है कि देखिए, कोई ऐसा जनरल रूल डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है कि जो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो। अब हर बच्चा क्या करता है कि जी आपने एक नेचुरल पेस के साथ काम करता है और आप सब ने तकरीबन मैनी पास पेपर्स ईयरली किए होंगे और हर एक बच्चे ने अपने लिहाज से एक मेथड जो है वो अपने लिए प्रपोज किया होगा कि मुझे एमसीक्यूज करते हुए क्या तरीका सूटेबल है। तो इसलिए जो है आपने अपने एक नेचुरल स्टाइल से जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी सजेशंस को फॉलो करते हुए आप अपने एक नेचुरल ट्रेंड से जब डेविएट हो जाएंगे तो फिर चीज़ें मसला होंगी। मैं ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ जो जनरली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और हो सकता है आप भी वो यूज़ ही कर रहे होंगे कि एमसीक्यूज को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है। सो जो अक्सर बच्चों के सवाल आते हैं कि जी हमें क्या जो है वो, अगर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको क्या छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि देखिए, एमसीक्यूज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और टाइम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो उससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और आपको ये पता भी नहीं चल रहा होता। तो फिर एंड पे जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको जस्ट एक क्लिक में करना होता है वो भी रह जाते हैं। ठीक है। तो आपने एक ये पहली गलती नहीं करनी कि एक क्वेश्चन में अगर ज़्यादा देर आप स्टक हो गए और आपको समझ नहीं आ रही तो फिर उससे आप आगे निकलें। पहली गो में आप सारे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एंड पे जो है आपके पास कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रह जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा एनर्जी से कर सकेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि जी एक बच्चा अगर उसने एक क्वेश्चन छोड़ा है और उसके एक क्वेश्चन छोड़ने से आगे गया तो उस पर उसका प्रेशर बिल्ड हो जाता है। कुछ बच्चे जो है उन पे इस चीज़ का प्रेशर ले लेते हैं। तो जब इस चीज़ का प्रेशर ले लेंगे तो वो चीज़ नुकसानदेह होती है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ के आगे जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, तो फिर आप आगे जाएं। वन गो में सबसे पहले पेपर को स्कैन कर लें, पूरे पेपर को, कि जी 2 मिनट लगा के पूरे पेपर को स्कैन कर देंगे पेपर में है क्या। ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या करें आप कि जी पेपर को आपने स्कैन करने के बाद आप जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस को करें जो सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड हैं। ठीक है। और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं उनको आप कर लें और जो जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में टाइम ले रहे हैं उनको आप छोड़ के आगे चले जाएं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उससे अगला क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर आपने आंसर शीट जो फिल कर रहे हैं उसमें गलती नहीं कर देनी। ये ना हो कि आप क्वेश्चन तो छोड़ रहे हो लेकिन आंसर शीट की जब फिलिंग कर रहे हो तो वो क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 की है, तो 7 की आंसर शीट फिल करने के बजाय आप 6 की कर दें तो फिर ये सारा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर शीट अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आंसर शीट की फिलिंग एंड पे छोड़ देते हैं और एंड पे टाइम नहीं बचता। जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़, मतलब स्कूल के मॉक में ये इस तरह के बच्चे एंड तक आंसर शीट फिल नहीं करते और एंड पे टाइम नहीं बचता। आपने ऐसा करना है कि इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि जी कुछ लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन किए फिर आंसर शीट फिल की। कुछ कहते हैं नहीं सर 10-10 का सेट करके फिर आंसर शीट फिल करनी है। कुछ कहते हैं नहीं सर साथ साथ ही में आंसर शीट करना बेहतर है। तो इसमें भी जो आपको सुटेबल तरीका लगता है आप उसके लिहाज से आपने अपनी आंसर शीट फिल करनी है ताकि आपके पास एंड पे टाइम का मसला ना बने। ठीक है। अब मैं कुछ सजेशन क्वेश्चन के हिसाब से आपको दूंगा कि जी जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं उन पे आपने गौर करना है। जो चॉइसेस आपको 100% गलत लगे उनको आपने एलिमिनेट कर देना है फ़ौरन से,
तो हम इसको एज एन एग्जांपल जो फेब मार्च 2023 का जो पेपर है ना एमसीक्यूज, उसको एज एन एग्जांपल बना के मैं कुछ सजेशन आपको दूंगा कि जी कैसे कुछ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये आपके पास जो है पहले इंस्ट्रक्शन सेट जो है आपने गौर से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है ना आपको ये जो पेज नंबर 2 है इसमें देख लेना है आपने कि जी कौन कौन से फार्मूलाज गिवन है और कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स गिवन है। अब देखें ये जो है यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं आपके इधर इस्तेमाल के नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। और बाकी मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी यूज में आ सकती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो फार्मूलाज कौन कौन से गिवन है, आप देख लें कि यही सिर्फ फार्मूलाज गिवन होंगे। और अब डॉपलर इफेक्ट में देख लें कि उसने नीचे जो है वो प्लस माइनस दिया हुआ है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको ये पता है कि जब जो है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच रहा है तो एफ नॉट जो है वो एफ एस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में आपके पास डिनोमिनेटर में क्या साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। ठीक है, तो फिर माइनस के साथ आप इसको वो करेंगे। जब दूर जा रहा होता है सोर्स तो फिर क्या है, फिर एफ नॉट जो है वो स्मॉलर देन एफ एस होता है, और इस सूरत में एफ एस वी ओवर वी प्लस वी एस आर। ठीक है, तो ये ज़रा केयरफुली आपने इस्तेमाल करना है। फिर देखें इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन आपको दी हुई है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर सीरीज में हो पैरेलल में हो ये गिवन है। इसके अलावा जो कुछ भी फार्मूलाज हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जी जो फर्स्ट पेज पे ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उनसे बाद में सुनने को मिलता है कि सर मुझे डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला ही भूल गया था, लेकिन उनको ये याद नहीं होता है कि भाई पहले पेज जो फार्मूला शीट के अंदर है वहां पे ये फार्मूला गिवन होता है। तो इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपने इस चीज पर गौर करना है। दूसरा, जब आपने जैसे ये एक पेपर है आपने देख लिया, इसको जल्दी जल्दी ऐसे स्कैन किया, देखा जी ये क्वेश्चन क्या है, मतलब हार्डली 2 मिनट लगेंगे। अच्छा जी ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, ये किस चीज़ के बारे में है, ग्राफ वाले कितने क्वेश्चन हैं। फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा पूरे पेपर को जब आप स्कैन करेंगे ना। इतना जल्दी भी नहीं, मतलब आपने थोड़ा सा स्लो पेज से इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, ये भी नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन रीड करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। इस पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ऊपर जाना चाहिए। जब आपने ये स्कैन कर लिया तो उसके बाद आपने देख लिया कि जी अब आप वापस आके इस पेपर को स्टार्ट कर लेंगे, और आपने एक एक माइंडसेट बना लिया कि जी इस पेपर में कितना डिफ़िकल्टी लेवल है और मुझे किस हद तक जो है कितना मुझे फोकस होने की ज़रूरत है, और कितना मुश्किल टारगेट है या आसान टारगेट है वो आपको समझ आ जाता है। ठीक है, सो अब देखें सबसे पहले हम जल्दी जल्दी हम बात करते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें कि जी फिजिकल क्वांटिटी की बात उसने की है कि जी फिजिकल क्वांटिटी इनमें कौन सी। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी का जो है साथ में मैग्नीट्यूड और यूनिट होना जरूरी है। अब देखें ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है। ये क्वांटिटी वर्सेस यूनिट दोनों हैं, तो इसलिए जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपने 1 मिनट में इसको लेस देन मतलब 30 सेकंड आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया कि जी इसका आंसर ये है। अच्छा, उसके बाद देखें रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स डी एंड टी, ये इस इक्वेशन से गिवन है। वेयर बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, द यूनिट्स डी इज यूनिट ऑफ डी इज मीटर स्क्वायर और टी की सेकंड है। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखा और आपने से ज्यूम कर लेते हैं कि डी इज डायमीटर, ए लिखा होगा तो ए इज एरिया। बायो जो क्वांटिटी के यूनिट होते हैं वो यूनिक नहीं होते, यूनिट्स के यूनिट यूनिक होते हैं। तो ए एरिया के लिए भी यूज हो सकता है, ए किसी और क्वांटिटी के लिए भी यूज हो सकता है, डी डायमीटर के लिए यूज हो सकता है, या डी ऐसी कोई क्वांटिटी हो सकती है जिसका देखें डी यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। तो इसको अंडरलाइन आपने करना है। मतलब क्या है कि ये वर्ड यहाँ पे आपको समझ आ गया, तो इसलिए आपने सबसे पहले इसको अंडरलाइन करना है कि डी का यूनिट क्या है, टी का यूनिट क्या है। ठीक है, अब आप
आपको ये चीज समझ आ गई कि जी इस क्वेश्चन को ये किस टॉपिक का क्वेश्चन आपने फौरन से रिलेट कर लिया कि जी इसको होमोजेनिटी से करना है। और होमोजेनिटी का कंसेप्ट ये है कि हर टर्म की सेम एसआई बेस यूनिट होनी चाहिए। तो आपको एक साइड पे या एक टर्म की यूनिट पता होगी। देखें टी का उसने सेकंड का है, तो इसका मतलब इस साइड की यूनिट आपको क्या है, सेकंड इनवर्स है। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि जी सी की यूनिट तो आपको फौरन से पता चल गई कि जी सेकंड इनवर्स है। तो जब आप सेकंड इनवर्स सी की यूनिट आ गई तो आप इनको क्या कर दें, इनको एलिमिनेट कर दें। इसका मतलब आपका बी या सिर्फ डी हो सकता है। ठीक है, अब आपने एक जब कर लिया तो अब आपका फोकस सिर्फ दूसरे दो पे चला गया। तो फिर आप क्या करेंगे कि जी बी की यूनिट के लिए आप देखें इसको कैसे टैकल करना है कि आप इसको यहाँ पे आएंगे और ये देखो बच्चों, अब आप क्या करेंगे जी कि लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट जो है सेकंड इनवर्स है, बी का यूनिट आपने निकालना है, डी का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर है। तो यार ये जो है ना, ये जरा ख्याल रखना है कि अगर ऊपर ऑपरेटर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, उसकी इवैल्यूएशन आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, सो सेकंड इनवर्स बी ओवर एम आ जाएगा। सो बी का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, इसलिए आपने इसको बी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये होमोजेनिटी का क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जी अच्छा इसमें क्या है कि जी सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कंडीशन क्या है, विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, रेडियस आपको दिया हुआ है और उसकी लेंथ दी हुई है। पूछना क्या चाह रहा है, सरफेस एरिया। अब ये जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आपको पता है कि जी ये फार्मूला आप देखें ओ लेवल में आपने यूज किया था और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा फार्मूला पूछा जा सकता है जो ए लेवल में यूज किया हो और आपको याद ना हो तो मसला होगा। अब सिलेंडर है तो इसका जब ये साइड ओपन है, ये साइड ओपन है, तो सरफेस एरिया सिर्फ आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आर इज द रेडियस और एच इज दिस। ठीक है, जिसको लेंथ भी यहाँ पे बोला गया है, लेंथ है। तो अब सरफेस एरिया का ये फार्मूला आपने देख लिया और इसको यूज करते हुए आपने इसमें एरर ढूंढनी है। तो आपको रेडियस दिया हुआ है और साथ में लेंथ दी है, तो इसको एल लिखते हैं। अब बच्चों जब ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि जी ये अब मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हुए जो है वो एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं। तो भाई एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होगी यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो आपने फ्रैक्शनल एरर को यूज करना है, फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगी। और ये इस 2 पाई का जो है फ्रैक्शनल एरर में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, सो डेल्टा आर ओवर आर प्लस डेल्टा एल ओवर एल, तो ये जब आप यूज कर देंगे इन दोनों की, अब देखिए किसी भी यूनिट में अगर आर है या डेल्टा आर है, तो पहली बात है कि जी एब्सोल्यूट एरर की और क्वांटिटी की यूनिट सेम ही होगी, कभी भी ऐसा वो नहीं कर सकता। या अगर किया होगा तो आप कन्वर्ट करेंगे। अगर ये लिखा हो 15.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर, तो ज़रा इसका इसकी कन्वर्जन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, जब तो इसलिए आपको मोस्टली ये एक यूनिट में देता है, तो फिर कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। अक्सर बच्चे सेंटीमीटर से मीटर की तरफ चले जाते हैं। भैया ये देखो कि जब आपके पास फ्रैक्शनल एरर की बात करें ना, डेल्टा आर और आर, तो यूनिट जो डेल्टा आर की है वो आर की है, तो इसलिए इसकी परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती। एंड पे जो है आपने ए से फिर मल्टीप्लाई करना। अक्सर बच्चे डेल्टा ए और ए करके ही कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, नहीं, हमें एब्सोल्यूट एरर की बात की है, तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमने क्या करना है, डेल्टा ए को ए से फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दूसरी आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चल रहे हैं कि जी ये इसका मैथ है भैया, और बिफोर कोलिजन जो है ये है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सो दैट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंजेस बाय द एंगल दिस 90 डिग्री, ये आफ्टर है। और ये दोनों चीजें गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ
चेंज इन मोमेंटम, तो पहले आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अगर ये वर्ड होता व्हाट इज द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, जैसे चेंज इन मोमेंटम का उसने कहा है ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो उसने कहा होता है कि व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें अब क्या ट्रिक आप करेंगे कि जी सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम की बात करनी है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, इसको एज इट इज रखेंगे, इनिशियल मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन बदल देंगे, तो ये जो है ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम की ये डायरेक्शन है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अक्सर बच्चे यहाँ मैथ से मल्टीप्लाई नहीं करते, एक स्टूडेंट ने ऐसी भी गलती की कि जी सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी करके आ गया, तो काफ़ी ज़हीन बच्चा था वो भी, जो जब ये मॉक एज एन प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसलिए मोमेंटम की उसने कही है पहले आपने मोमेंटम को यूज़ करना है। ठीक है, इसके मैथ्स को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो इस वर्ड को आपने गौर करना। अब आपसे डायरेक्शन की नहीं बात कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, पहले आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, बस इसका मैग्नीट्यूड बता देना। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर देखेंगे जी, ए बॉल इज किक्ड अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं कर पाते, पहले आपने सोचना है कि जी हो क्या रहा है। तो ये सिचुएशन है, एक बॉल यहाँ 45 डिग्री से जब आपने हिट किया है, तो आफ्टर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट फ्लाइट, द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, इट मे बी एज्यूम्ड दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। आपने बहुत बहुत गौर से देखना है कि जी एयर रेजिस्टेंस है या नहीं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, आपने इस कंडीशन के अंदर रह के सोचना है। व्हाट इज नेवर जीरो ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द बॉल, नेवर जीरो, ये वर्ड देखें, जब उसने कहा व्हाट इज नेवर जीरो, तो कहीं पे भी जीरो नहीं होनी चाहिए चीज। तो आपको हर ऑप्शन पे गौर करना है, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन की। पहली बात देखते हैं जी, द ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बॉल एक्सेलरेशन, देखिए एयर रेजिस्टेंस जब नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल एक्सेलरेशन जो है ये जीरो ही होगा, ऑलवेज जीरो। जैसे आपने कहा ये नहीं हो सकता। फिर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी जो है वो क्या है, ऑलवेज रिमेन सेम, हर जगह वही रहेगी, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी इज नेवर जीरो, तो ये आपके पास आंसर चॉइस है। इवन देन आपको आंसर मिल भी गया तो नीचे वाली ऑप्शन को भी एक दफा पढ़ लेना चाहिए। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल मोमेंटम, भाई ये मोमेंटम होता है एम वी, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस जगह पे जो है वो जीरो होती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, बॉल मोमेंटम इस जगह पे जीरो होता है, तो इसलिए आपको ये भी कंफर्म हो गया। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे जीरो होता है, बाकी जगहों पे जीरो नहीं होता। तो उसे कहा था नेवर जीरो, तो फिर आपने इस चीज को देख लिया। अब देखें बच्चों आगे क्या है जी, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वो पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है। इसमें आपने गौर करना है कि जी यहाँ से देख लें यहाँ तक वेलोसिटी बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। जब आपने देख लिया कि जी इस पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो आप सारी ऑप्शंस पे से फौरन से पूछें, अच्छा यार इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, पहले इसमें भी देखें कांस्टेंट है जीरो नहीं है, और इसमें भी देख लिया एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है जीरो नहीं है, तो आपको फौरन से पता चल गया कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो। फिर देख लें इस पार्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो, इस पार्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो, इस पार्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो, तो देख लें यहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो जीरो जीरो। इन पीक्स के वाले से अब आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है कि जी इन पीक्स की क्या रीजन है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपने फौरन से कैसे देखना है। अच्छा जी, विच एक्सप्रेशन डिफाइंस फोर्स, फोर्स का डिफाइनिंग इक्वेशन होती है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये इक्वेशन है, फौरन से आपके जहन में आनी चाहिए कि
ये दिस इज नॉट डिफाइनिंग इक्वेशन एम ए, ये ओ लेवल में आपने पढ़ी है, ये भी एफ इज इक्वल टू एम है, इसका ये स्पेशल केस है। जब भी डिफाइनिंग इक्वेशन की बात करेगा तो फोर्स इज डिफाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि मैस मल्टीप्लाई बाई चेंज इन स्पीड। अब देख लें इसको, अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो एम वी माइनस एम यू ओवर टी, अगर मैथ सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, मैथ सेम है। अब देखिए मैथ इंटू चेंज इन स्पीड, नो, इंटू टाइम टेकन, मैथ इंटू चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, चेंज इन स्पीड नहीं चेंज इन वेलोसिटी होता तो बात मान जाती। तो ये भी नहीं, चेंज इन मोमेंटम इंटू टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा आपने वो नहीं करना, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ए शिप ऑफ मैस आपको दिया हुआ है, इज अप्रोचिंग ए हार्बर विद स्पीड दिस, बाय यूजिंग रिवर्स थ्रस्ट इट मेंटेन ए कांस्टेंट टोटल स्टॉपिंग फोर्स। अब ये पहला क्वेश्चन कैलकुलेशन का है कि इसको आपने कैसे टैकल करना है। देखो बच्चों, गौर से देखना है कि जी ये किस सिचुएशन का क्वेश्चन है, और जो है ये मैथ्स जो है वो जब ये इसको अप्रोच कर रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्पीड 16.4 मीटर पर सेकंड है। तो आप देखना है कि स्टॉपिंग फोर्स जब उसने वर्ड यूज़ किया ना, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ये, और आपके जहन में फ़ौरन से आना चाहिए कि जी नेट फोर्स इस पे क्या है। अब सिर्फ और सिर्फ ये इस पे स्टॉपिंग फोर्स है, और कोई फोर्स नहीं है। 9 2 ये इसके पास स्टॉपिंग फोर्स आ गई। तो आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस आपने हाउ लॉन्ग, सो ये टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपने टाइम निकालना है, आपको टोटल नेट फोर्स पता है, तो आपके जहन में फ़ौरन से ये इक्वेशन आनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस ए को कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज़ करते हुए, नेट फोर्स आपके पास ये, और मैथ्स आपको पता है, एक्सेलरेशन निकाल देंगे वो इसमें डाल देंगे, तो आपके पास वी फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे तो टी आ जाएगा। टी सेकंड में आएगा, उसको फिर जो आपके पास है, अगर सेकंड वाली ऑप्शन नहीं आ रही मिनट में, तो फिर आपने 60 को यूज़ करना है। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सो सेकंड से मिनट में जाने के लिए आप 1 मिनट, अगर आपके पास 60 सेकंड है, 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड कर देंगे। The velocity time graph for 4 different objects are shown. Which graph, पहले हमने देखना है कि इसकी थिंकिंग प्रोसेस आपको बेसिकली बता रहा हूँ। Which graph represents an object falling from west to through a long distance। अब इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है यहाँ, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उसने कहीं ये बात नहीं की कि जी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, पहली बात। दूसरी, जब उसने बात कह दी कि लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट हो जाएगी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी तक नहीं पहुंचेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जी आपने इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपने इस कंडीशन को यूज़ करना है कि चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने का मतलब क्या है कि जी आपने इस चीज़ को यहाँ पे देखना है कि पहली ऑप्शन में देखें टर्मिनल वेलोसिटी तक नहीं पहुंचता, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। दूसरे ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकती, ज़ाहिर है ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो नीचे जैसे आएगा वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी, और उससे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते होते फिर आपके पास वेट और एयर रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुँच जाएगा। तो ये देख लें, ये ऑप्शन जो है इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो ये भी फौरन से करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर इस वर्ड पे गौर नहीं किया ना, लॉन्ग डिस्टेंस वाले पे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अगर उसने कहा होता है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो फिर कौन सा ऑप्शन होता, फिर ए ऑप्शन होता, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट कुलियन इज करेक्ट। अब
कोई बात ऐसे नहीं की कि जी किस कोलिजन के बारे में, सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी अगर ऑल कोलिजन में कंजर्व हो रही है तो फिर इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, इन इलास्टिक कोलिजन जो वो होते हैं कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इलास्टिक में कंजर्व होती है, तो इसलिए ऑल कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई मोमेंटम जो है, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों में जो है कंजर्व रहता है। relative speed of approach is equal to relative speed of separation for perfectly elastic collision। तो ये ही इसका जो है आंसर है। जब भी परफेक्ट इलास्टिक collision होता है, relative speed of approach speed of separation के बराबर होती है। when two objects of different masses collide they exert forces of different magnitude। नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ की वायलेशन है। चाहे ऑब्जेक्ट डिफरेंट मैसेज के हो, एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल ही होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली आपने देखना है। आपको ये लग रहा होगा कि जी हर आंसर ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो आपको देखते साथ पता चल रहा है कि जी इसमें क्या हो रहा है। और इसमें ये दो फोर्सेज हैं, एक ये है और एक ये है। और उसने पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द टू थ्रस्ट फोर्सेज। अच्छा यार बच्चों, ये फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, नेट फोर्स जो है आपके पास जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गई ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नहीं होते। अच्छा, अब नेट टॉर्क क्या होता है? ये कपल है, और कपल का आपको पता है कि जी कपल का टॉर्क क्या होता है? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाई इन दोनों फोर्सेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। विच अक्सर बच्चों ने 2.3 यूज किया, नहीं, विच इज इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 4.6। तो 4.6 यूज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, डायग्राम शोज टू वेज ऑफ हैंगिंग द सेम पिक्चर। ये मैंने डिटेल में कराया हुआ है, मेरी वीडियो एक आप देख सकते हैं, और उसमें कराया हुआ है कि कैसे करना है। इसमें देख लें कि जी R1 जो है वो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेज हैं। फौरन देखते साथ आप इसको कैसे टैकल करेंगे। विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज इज करेक्ट। अब देखें दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों फ्रेम्स का उसने कहा है कि जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, डायग्राम वेज ऑफ हैंगिंग द सेम पिक्चर, ये वर्ड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम पिक्चर का मतलब क्या होगा कि जी इनका वेट सेम है, और अगर वेट सेम है तो फिर R1 R2 इक्वल होगा, ठीक है। R1 अपवर्ड फोर्स है इस पॉइंट पे, और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट के बराबर होगी, तो इसलिए जो है वो आपके पास दोनों का वेट सेम होगा, तो इसलिए R1 R2 इक्वल है। अब देख लें जो इक्वल नहीं है ना बच्चों, इसको रिजेक्ट कर, फिर आपका सिर्फ ए और बी में से आपका आंसर होगा। जब R1 R2 इक्वल है और टेंशन को कंपेयर करें तो एक शॉर्टकट ये है कि देखो, आपने देखा जी एंगल का फर्क है, इधर एंगल का फर्क है दोनों, तो इसका मतलब ये होगा कि जी टेंशन इक्वल नहीं होंगी। मतलब उसने ये नहीं, अगर आपको ये दूसरी ऑप्शन ये दी होती ना, T1 इज लेस देन T2, तो फिर ज्यादा कैलकुलेशन में जाना पड़ता। अब उसने एक में कहा जी टेंशन इक्वल है, दूसरे में कहा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग इस तरफ जाना चाहिए कि जी अगर विदाउट कैलकुलेशन भी देखें इस क्वेश्चन को, तो आप अदरवाइज एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप कैलकुलेशन में जाएं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हैं, एजुकेटेड गेस लगा रहे हैं, तो फिर आपके पास पता है कि जी ऑब्वियसली वहाँ एंगल का फर्क है तो टेंशन सेम नहीं होगी, और टेंशन सेम ना होने का मतलब ये है कि फिर एक ही ऑप्शन है, इसलिए बी आंसर है। अदरवाइज डिटेल में आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट शेप्ड हेमिस्फीयर फ्लैट सरफेस पे है जी, और रेडियस और डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम ये फार्मूला दे दिया। प्रेशर की बात करनी है। प्रेशर होता है बच्चों फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पे जो है मैस, आपको पता है डेंसिटी इज मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस याद रखना है, मैस आधे स्फीयर का यूज करना है। तो जब आप मैस लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये पूरे स्फीयर का है, तो आपने आधे का जब आप लेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये इसका मैथ आ जाएगा, यहाँ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी अहम बात इस क्वेश्चन को देखने के लिए, अब देखें हर एक्सप्रेशन में अगर आप गौर करें तो यूनिट का फर्क आएगा।
यहाँ रो आर स्क्वायर है, यहाँ रो आर स्क्वायर इंटू जी आ गया, इसका मतलब फर्क, यहाँ रो आर यानी रो आर जी। तो अगर इसको ऐसे क्वेश्चन की बिल्कुल कुछ ना समझ आ रही हो कैसे करना है और कैसे इस रास्ते पे जाना है, तो आप यूनिट वाइज भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में अगर डी की यूनिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो डी की यूनिट जो है वो प्रेशर की बनेगी और बाकी की यूनिट नहीं बनेगी। इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। एक दफ़ा उसको प्रॉपर डेटा पढ़ के आपने देख लेना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। और स्फीयर का देखें वेट ये है। अक्सर बच्चे ऊपर डाटा पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट डायग्राम पे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। द प्रोब एंड स्ट्रिंग हैव कंबाइंड वेट जो है वो ये स्फीयर का भी वेट दिया हुआ है और प्रोब का भी वेट दिया हुआ है। और स्ट्रिंग का डेंसिटी ऑफ सी वाटर दी हुई है। अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब नेग्लिजिबल, इस पे अब थ्रस्ट नेग्लिजिबल है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिलो द सरफेस। ये जो ये जो अंदर है ना, इसका वॉल्यूम हमने निकालना है। तो आपको पता है अब थ्रस्ट सिर्फ इस वॉल्यूम की वजह से होगी। अब थ्रस्ट का फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए, रो जी वी। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, एंड दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। तो इस सूरत में अब ये वाला वॉल्यूम है, तो इस ये वॉल्यूम आपने निकालना है। ठीक है, ये चीज़ पूरी की पूरी निकालनी है। और अब थ्रस्ट जो है आपको कैसे पता चलेगी, स्फीयर का वेट जो है वो आपको दिया हुआ है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, वेट डाउनवर्ड फोर्स है यहाँ पे 5 न्यूटन। पहले यहाँ डायग्राम, द प्रोब एंड स्ट्रिंग हैव कंबाइन वेट। तो एक इसका वेट आ गया, फिर जो डाउनवर्ड जो फोर्स इसकी वजह से लगेगी, प्रोब उसकी वजह से ये 2 न्यूटन लगेगी। तो अब देखिए चूंकि रेस्ट पे है, तो आपके मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड फोर्सेज जो हैं वो अपवर्ड फोर्सेज की इक्वल होंगी। अपवर्ड फोर्स अप थ्रस्ट है, और अप थ्रस्ट जो है वो, इसका मतलब हमें पता चल गया 7 न्यूटन। अब थ्रस्ट को यूज किया, डेंसिटी आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड यूनिट में ही है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जी को यूज करते हुए कर लेना। उसके बाद आगे इसी तरह आप चलते रहे कि जी अब देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर सारे ऑब्जेक्ट का तो नहीं होता। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर तब होता है जब एक यूनिफॉर्म हो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, और फिर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अगर यूनिट, तो इसलिए जो है वो हमने जनरलाइज डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर टू एक्ट, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि आपने इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा केयरफुली आपने लेके चलना है। इसी तरह आगे देख लीजिए, सिस्टम विद एफिशिएंसी, ये इसकी जो पावर वेस्ट हुई है ये गिवन है। व्हाट इज द यूजफुल आउटपुट पावर। तो एफिशिएंसी आपको पता है कि पी आउटपुट ओवर पी इनपुट होती है इनटू 100। अब बच्चों देखें, आपको यहाँ पे जो पावर वेस्ट हुई है वो दी हुई है, और आपको ये पता है कि जी इनपुट पावर इक्वल होती है आउटपुट पावर प्लस पावर वेस्ट, पी इनपुट। हमने क्या निकालना है कि जी आपको जो पावर वेस्टेज है वो दी हुई है 230 वाट। इसका मतलब क्या होगा कि जी आपके पास आउटपुट पावर निकालनी, और आउटपुट पावर को अगर आप कह देते एक्स, ठीक हो गया। आउटपुट पावर अगर आपकी एक्स हो गई बच्चों, और इनपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर प्लस दिस एक्स प्लस 230 इज इक्वल टू 74%। ठीक है, इससे एक्स आपने निकाल देना। अच्छा, इस तरह आपने, मैंने कुछ सिचुएशंस आपको बता दी कि कैसे हैंडल करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि जी जिस रास्ते पे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दी हुई है, और ये एरो आपके पास लोडिंग का है, ये अनलोडिंग का है। ठीक है, और अगर लोडिंग अनलोडिंग सेम पाथ पे आ रहा है, कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिफॉर्मेशन ऑफ द वायर, वापस उसी जगह पे आ गई है ना, इसका मतलब है कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है कि जी क्या ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, या क्या है। तो आप देख लेंगे जी, जब वो वापस आ चुके ओरिजिनल पोजीशन में तो ये कंफर्म इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी वो आ, उसमें अगर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है तो फिर क्या होगा। अगर वो वापस इस रास्ते पे आता है, ऐसे वापसी वाला ये रास्ता होता, तो ये फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता। ठीक है, तो आपने ऐसी चीजों को भी जरा गौर करना है। फिर बच्चों ये देखें, इस क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप रीड करें तो इसमें दो पॉइंट्स पी और क्यू है और सरफेस ऑफ वाटर पे फिक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे। तो इसका फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ साथ, ये T0 पे है, उसने कहा जी फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज होगा ही नहीं। आपको पता है फेज डिफरेंस होता है उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इनटू 360। तो जब ये फिक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हैं तो इसका मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। इसमें देखें फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि जी सिर्फ डी में फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आपने इस चीज को देखा। 21 जैसे क्वेश्चन में आपने देखे थर्ड प्रोसेस के जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स इज नॉट करेक्ट। अच्छा प्लीज इस वर्ड पे बड़ा आपने गौर करना। जब ये वर्ड आ जाए, कैम्ब्रिज ने बोल्ड भी किया होता है, आपने इसको कि जी अब तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगी, थ्री करेक्ट होंगी और वन नॉट करेक्ट होगी। तो बच्चे क्या होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन नजर आती है उसको उठा के लिख देते हैं, तो वो आंसर नहीं है। ठीक है, बोथ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो यहां से देखा जाए कि जी आपको पता है कि जी जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो पोलराइज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती। इसका मतलब यही गलत, यही नॉट करेक्ट है। ठीक है, बोथ वेव्स कैन फॉर्म स्टेशनरी वेव, ऑब्वियसली दोनों वेव कर सकती हैं। बोथ वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है दोनों हो सकती है। बोथ वेव्स ओबे दिस इक्वेशन, तो इसलिए ए जो है इसका आंसर है। जब नॉट वाली सिचुएशन होगी तो आपने बहुत केयरफुली लेना है। उसके बाद बच्चों इसमें देखें, ऑब्जर्वर हेयर इज अ साउंड wave emitted from a moving source. The observed frequency is less than the frequency of sound emitted from the source. मतलब f observed is less than f of source. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका source is moving away from the observer. Source is moving away from the observer. जब आप इस बात को गौर से नहीं देखेंगे ना, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिमिलरली आगे चलते हैं जी, और एक जनरल ट्रेंड आपको दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये देख लें, ये भी क्या है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। तो ये 2016 से पहले भी था और फिर बीच में ख़त्म हो गया, फिर ऐड हुआ है। इसके क्वेश्चन को आपने बहुत केयरफुली करना है। इस क्वेश्चन की मैंने आपको ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे देखें कि जी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाज़ाहिर आपको दोनों साइड से ओपन लग रहा है, जाहिर ओपन है, लेकिन उसकी कंडीशन देखें कि म्यूजिशियन मेंटेन्स ए स्टेशनरी साउंड वेव विद नोड एट माउथ पीस। इधर नोड बन रहा है और एंटी नोड, इधर एंटी नोड बन रहा है। तो ये वो कैसे, आपको अब फौरन से समझ आ जाना चाहिए कि ये क्लोज पाइप वाला केस नहीं है कि एक साइड क्लोज हो दूसरी साइड ओपन। इसमें आपको पता है कि जी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 92 है तो इसमें एफ नॉट, फिर होता है 3f0, फिर आपके पास होता है 5f0 या f1। तो ये इस केस में आपको ये चीज़ याद होनी पड़ेगी। अगर पाइप दोनों साइड से ओपन है फिर इसकी फ्रीक्वेंसी f0, 2f0, 3f0 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, सो इसलिए जो है आपने इस चीज को देखना है कि जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 92 है तो अगला 3 टाइम होगा, 3 टाइम ऑफ 92, 3 2 आर 6, 27, 276 आएगा। अगली फ्रीक्वेंसी 276, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। ये दोनों हो सकते हैं, देखिए 92 276, 92 276। अगली जो होगी वो 5 टाइम ऑफ वो होगी, तो 5 टाइम जब आप करोगे ना 92, 92 5 टाइम जो है तो आपके पास आएगा 463। ये देख लें, ये इसका आंसर।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कैसे देख के चलना है। अच्छा, ये अब इसी तरह मैंने एक जनरली आपको बात बता रहा हूँ कि जी वेव्स आर emitted फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा जी, कोहेरेंट सोर्सेज का आपको पता है कि जी उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की ये सिंपल डेफिनेशन है, दे हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी स्टूडेंट इसमें स्टक हुए कि जी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन से इसका तल है, और जो इसको डायग्राम शो द स्क्रीन दैट दिस द ग्रेटिंग हैज टोटल नंबर ऑफ एन लाइंस। ये टोटल नंबर है भैया, ये नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये नोटेशन वहां पे भी यूज होती है। और आपको पता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, टू लाइंस। ये डी होता है, मतलब ये मैं जो जिसको कह रहा हूँ ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, तीसरा लाइन देखिए, ये स्लेट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा। अब उसने क्या कहा है कि जी विच क्वांटिटी अफेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा का डिस्टेंस जो है वो किस चीज पे अफेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता है जी एंगल की बात हो रही है, और एंगल किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि जाहिर है यहाँ पे थीटा पे डिपेंडेंस, थीटा की बात कर रहे हैं, और थीटा जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा ओवर डी। एन चूंकि फिक्स है, फर्स्ट है, इसका मतलब डी से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी से इफेक्ट होना चाहिए, लेमडा का भी इफेक्ट आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, पहले दो। तीसरा जो है वो आप देखें कि जी इस डिस्टेंस को इससे भी इफेक्ट होगा। इससे कैसे इफेक्ट होगा, एंगल तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज होगा। देखें अगर मैं उठा के इसी स्क्रीन को यहाँ लगा देता हूँ, तो अब देखें इन दो के बीच में अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये कम हो गया। एंगल रिमेन सेम, लेकिन डिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है, तो इस पे भी डिपेंडेंसी, ये भी खत्म हो गया। तो अब पहले जो है तीनों डिपेंडेंसी, ये एन जो है ना, ये नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो अगर हम चेंज भी करें तो हम ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो है वो फिक्स रख सकते हैं बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ दिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसलिए इस एन को अक्सर बच्चों ने कंफ्यूज किया उस नंबर ऑफ लाइंस जो है वो जो डी होता है दैट इज इक्वल टू 1/n, ये दूसरा एन है, दिस इज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ है। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना है, कंफ्यूज करवाएगा आपको। ए इसका आंसर है। अच्छा जी, दूसरी बात बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो गया। आपको पता है कि जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंपोनेंट की क्या एनर्जी का फॉर्मूला आपने देख लिया कि जी ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज दिस। करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द वायर इन दिस। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इनटू टी। पावर क्या होती है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट पता है, तो पावर होता है बच्चों वी आई इंटू टी। एम जो आपने ख्याल रखना है, देखें आई आपके पास माइक्रो एम्पेयर में है, ये मिली एम्पेयर में है, तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में लेके चलेंगे। आई को एम्पेयर में कर दें, वोल्टेज को वोल्ट में कर दें, टाइम आपके पास सेकंड में है, तो एंड पे पावर जो है आपके पास जूल में आएगी। तो फिर सारे आंसर प्रीफिक्सेस में गिवन है, उसको फिर आप देख लेना कि ये किसके बराबर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की जब बात आएगी तो बड़ा केयरफुली आपने देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं या ईएमएफ की। तो एनर्जी ट्रांसफर, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट करंट नहीं। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ओवर क्यू। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट रेजिस्टेंस नो, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम नो। तो सीधी सीधी सी बात है कि ए इसका आंसर होगा। फिलामेंट लैंप की आपको पता है कि उसकी वोल्टेज बढ़ाने से या करंट बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए।
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब आपने ये मोहतात होना है कि जो वर्टिकल एक्सिस पे चूंकि करंट है, इस पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, 1/, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, ग्रेडियंट। तो आपको ये बात पहले से पता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट को कम होना चाहिए। और ग्रेडियंट कम कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो आ, बहुत पहले शुरू में 0 और फिर इन्फिनिट हो गया है। तो इसलिए जो है इसका 32 का आंसर जो है आपके पास डी होगा। इस क्वेश्चन में कोई रट के नहीं जाएंगे आप, वहां पे आपने बड़ा मोहतात होकर देखना है कि जी फिलामेंट लैंप है तो रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, और अगर डायोड है उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। और आपने देखना है कि जी वर्टिकल एक्सिस पे क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है। फिर ग्रेडियंट को देखना है कि ग्रेडियंट इस केस में रेजिस्टेंस है या 1/, रेजिस्टेंस है। अक्सर बच्चों ने ये जो है ना शक्ल याद रखी होती है और वहां पे वो दे देता है वी और आई, तो उनके जहन में एक पैटर्न याद होता है, तो वी और आई होता है तो फिर ये वही ग्राफ होता है। अब आपको पता है कि ग्रेडियंट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फिर इसको ऐसा होना चाहिए, इसका यही तरीका है। अब ये रेशियो वाला है, आपने जरूर देखना है रेशियो वाले क्वेश्चंस की, मेरी एक आधा वीडियो भी बनी हुई है, उसको कैसे टैकल करना है। सेल की ईएमएफ कांस्टेंट है, और ईएमएफ अगर कांस्टेंट है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स, तो आपको पता है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये ईएमएफ। अब उससे कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, इसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा बच्चों, करंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो है वो ड्रॉप जो है वो ज्यादा होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम होगा। ठीक है, तो आपको ये बात तो पता चल गई 34 में कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, तो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनको फौरन से रिजेक्ट कर दिया। अब इन दोनों में से बिकॉज मोर वर्क इज डन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, जाहिर है जो बाहर आपको मिल रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो लास्ट है उसके बाद वाला पार्ट बाहर मिल रहा है, तो इसलिए जो है वो आपने इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है। ये सीधा क्वेश्चन नंबर 35 सीधा सा क्वेश्चन है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है, सेकंड लॉ में क्या होता है, एनर्जी होती है, तो चार्ज और एनर्जी फौरन से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन आपने इस जिन क्वेश्चन पे आप स्टक हुए उन क्वेश्चन में से उनमें अगर बहुत ज़्यादा आपने टाइम ज़ाया नहीं किया तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, आपको देखते साथ पता चल जाना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको कैसे टैकल करेंगे। इसकी ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप इस क्वेश्चन में स्टक हैं तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालना है, ये आर निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, तो आपके जहन में फौरन से आना चाहिए वी इज इक्वल टू आई आर, अगर आर निकालना है तो वोल्टेज और करंट किस तरीके से पता होना चाहिए, तो वो करके आप इस पे टाइम में यहाँ पे ज़ाया नहीं करूँगा आपका। यहाँ पे क्या है जी, वी आउट निकालना है जब आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रेजिस्टेंस पता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रेजिस्टेंस पता है इस रजिस्टर की, तो आपने उस तरीके को यूज करके इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। देखिए प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ये बात तो सही है, लेकिन ये अल्फा एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं ओ यार प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज तो इक्वल और अपोजिट है, तो बात तो सही है, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए जो है 38 का ये आंसर नहीं है। फिर प्रोटॉन्स है मच लार्जर मैस देन इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी सही है, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये बात साबित नहीं की गई थी। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, तो ये बात अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से साबित हुई थी कि न्यूक्लियस सबसे ज्यादा मास कंटेन करता है, सेंटर में है और ज्यादातर हिस्सा एटम का खाली है। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये भी बात सही है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड नहीं की गई थी। अच्छा यारो में देखते हैं कि जी ए और जेड निकालना है, अल्फा की बात है तो आपको पता होना चाहिए अल्फा पे 2 4, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटॉन नंबर कंजर्व होता है, अगर ये 95 स्टार्ट में थे 2 इसके, तो इसका मतलब जेड शुड बी 93, जेड शुड बी 93, तो एक जेड से ही बात देखें, जेड 93 होना चाहिए, ये नहीं हो सकते,
इस ए को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, अब आपको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर करना भी चाहे ना तो 241 माइनस 4 कर दें तो आपके पास क्या बनेगा 237। A top quark has a charge of this is elementary charge. What is the charge of anti-top? Anti-top का चार्ज उसका अपोजिट होता है। अगर आपको एंटी-टॉप का चार्ज देके टॉप का पूछता है तो वो भी अपोजिट करते, तो इसलिए जो है इसका अगर 2/3 है तो -2/3। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको एक मेथड बता दी कि पेपर को कैसे टैकल करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट पेपर। और कंक्लूजन यही है कि भाइयों आपने अपना तरीका इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने जो सबसे ज्यादा डर होता है, बच्चा एक क्वेश्चन में स्टक हो गया है, उससे इतना टाइम जाया हो जाता है कि बच्चे को पता नहीं चलता। और आखिरी वाले आसान क्वेश्चंस का देखें, ये देखें लास्ट में, अगर आप देखें थोड़ा सा दोबारा गौर करें तो लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन है, ये देख लें क्वेश्चन 40 देखें, बिल्कुल आधे मिनट से पहले भी होने वाला है। 39 देखें, 38 देखें। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचा तो फिर एक क्वेश्चन जिसमें इतना टाइम लग गया और उस वो भी ठीक नहीं वाला ना करे, तो फिर आगे जो आसान वाले क्वेश्चन उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, तो फिर ये बहुत ज्यादा मसला होगा। एमसीक्यूज में टाइम की बड़ी गेम होती है और आपने डिसीजन क्विक लेना और स्मार्टली लेना है। ठीक है, हर चीज की कैलकुलेशन में नहीं इंटर होते जाना, आपने चीजों को देखना है, पहले एनालाइज करना है। दूसरी अहम बात बच्चों के, जो सिचुएशन बिल्कुल अनसीन आ गई है ना, आपने कभी देखी ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप अपना माइंड जो है ना शट डाउन नहीं करेंगे, आप रिलैक्स रहें यार, कोई बात नहीं है, आ गई तो कोई मसला नहीं। दो एमसीक्यूज नहीं हुए, पहले 10 में से आपके कुछ एमसीक्यूज नहीं हुए, दो तीन, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ओ यार हम तो गए। ये फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए। आप आराम से गहरे सांस लें और रिलैक्स होकर कहें यार हो जाएगा सब कुछ। घबराना बिल्कुल आपने नहीं है। जो बंदा घबरा गया ना पेपर को देख के, वो बंदा जो है ना एमसीक्यूज में नंबर नहीं ले सकेगा। दूसरी अहम बात, आपने आज आपके पास एक दिन रहता है, इस एक दिन में आप क्या करेंगे, आप जनरल फैक्ट सारे रिवाइज कर लें और जो है ना ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा पास पेपर की फिक्र में नहीं रहना। अक्सर बच्चे में देखता हूँ वो कहते हैं यार वो 2018 से 22 तक तो मैंने कर लिए, 2017 के पास पेपर रह गए। नहीं यार, आपका अगर जनरल कंसेप्ट क्लियर है, आपको फिजिक्स आती है ना, तो आपने थोड़े से पास पेपर भी किए हैं तो आप आराम से कर लेंगे, ये याद रखना। फिर जो है आपने ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपने लाजमी देखना है कि एक्सेस पे क्या यूनिट है। अक्सर वहां पे बच्चे एक्सेस में जो प्रीफिक्सेस में यूनिट दी होती है, नीचे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में बात की होती है आंसर में, तो उसको कन्वर्जन नहीं करते। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखनी है। और आपका जो अपना स्टाइल है, अपने लिहाज से कर रहे हैं उसी लिहाज से करना है। आखिरी दिन में किसी ऐसी सजेशन पे जो आपके अगेंस्ट हो या आप उसकी वजह से कंफ्यूज हो, तो उसको उस पे अमल नहीं करना। ठीक है, और आपने अपने माइंड को सोचने की वो सलाहियत पैदा करनी है जो कि हो चुकी होगी, और ताकि आप वहाँ पे अनसीन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रही तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आप वहां पे पैनिक होने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पैनिक होने का जो टाइम था वो गुजर चुका है। अब आप आराम सुकून से जाएं पेपर में और उसको टैकल करने की कोशिश करें। इस पेपर में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है उनकी मैंने मोस्टली की इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं आपको मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ है, और मुझे 100% श्योर है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। और आपको अल्लाह जो आपने जो मेहनत की है, अल्लाह आपको उसका फल ज़रूर देगा, ये आपके ज़हन में यकीन होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।